फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों मॉक टेस्ट सेकंड मैथ का स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आवाज में कुछ हद तक हमने इंप्रूवमेंट किया है, मैंने फॉर्म वगैरह लगा दिए हैं। ठीक है, तो अब भी गूंज रही है तो एक दो दिन आप एडजस्ट कीजिए और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का मॉक टेस्ट सेकंड नंबर, आप डेली हमारे साथ जुड़ेंगे रात को 9 बजे, डेली मॉक टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं पहला सवाल आज का। कह रहे कि एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, समान है। एक वृत्त है और एक वर्ग है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, समान है। वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से क्या अनुपात होगा, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट है दोस्तों, सीआईएसएफ, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो चाहे वो कांस्टेबल ट्रेडमैन हो, और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, इसके अलावा राजस्थान पुलिस है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी एमटीएस है, इस लेवल तक काफी हद तक सही है दोस्तों। और सीजीएल प्री और सीपीओ प्री में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी कुछ हद तक हम वहां तक जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो मेन फोकस है हमारा वो है सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। तो कह रहे कि देखिए भाई, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, मैं लिखूं वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी जानते हैं, भुजा गुणा में भुजा होता है नहीं, एक का स्क्वायर। अगर वर्ग की भुजा को मैं ए मान लेता हूं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। इसके बाद बात करें दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर दोस्तों। और इन दोनों में आपको रेशियो निकालना है। दोनों का क्षेत्रफल क्या कह रहे हैं दोस्तों, बराबर है, तो अब ए स्क्वायर तो इधर है ही, ये जब इधर लेके आएंगे आर स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो बराबर क्या बच जाएगा, पाई अपॉन 1। जब आप a और r निकालेंगे तो इधर अंडरूट लग जाएगा, अंडरूट पाई अपॉन 1 दोस्तों। तो इसका यही आंसर आ जाएगा, रूट पाई रेशियो 1, क्योंकि वर्ग की भुजा और वर्ग की त्रिज्या के बीच में यही अनुपात है, रूट पाई और अनुपात 1 दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि किसी वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई है वो 15√2 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण होता है क्या है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण क्या होता है 2 गुणा में भुजा। ठीक है दोस्तों, √2 इंटू भुजा दोस्तों, यानी √2a भी कह सकते हैं इसको। तो ये बराबर दे रखा है किसके दोस्तों, 15√2 के। अब आप दोनों को बराबर रखेंगे तो √2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा का मान कितना आ गया, 15। एरिया क्या होता है दोस्तों वर्ग का, भुजा का स्क्वायर, तो 15 गुणा में 15 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 225। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, वर्ग का जो विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा होता है, तो भुजा ये दे रखा है किसके बराबर, 15√2 के, तो √2 से √2 कैंसिल कर दिया, 15 भुजा आ गई, भुजा का स्क्वायर 70, 225 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। कह रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है। एक लंबवर्तीय शंकु इस प्रकार से, ये कोई शंकु है दोस्तों, और कह रहा है कि इसके आधार का जो व्यास है, ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है, ये 4 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर यानी जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 सेंटीमीटर। और इसका कह रहे हैं कि जो ऊंचाई है ये दे रखी है 2√3 सेंटीमीटर, और आपसे ये L पूछे जो कि तिर्यक रेखा होती है, तो L का जो मान आएगा वो दोस्तों आएगा √r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 दूनी 4 3 12, इसका रूट तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल है, इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में, आपके लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, किसी सप्ताह की 4 दिन का औसत तापमान 37 डिग्री है। किसी सप्ताह के पहले 4 दिन का जो औसत तापमान है वो 37 डिग्री है, अंतिम 4 का औसत तापमान 41 डिग्री है, और पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान है 39 डिग्री है दोस्तों। तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप डिटेल से करो भाई, प्रथम 4 का जो कुल तापमान है वो कितना है, तो आप ऐसे करेंगे 4 7 2.5 4 3 12 2 14 दोस्तों। अगले 4 का कितना है दोस्तों, 41 है, तो 4 कम 4 4 16, तो पूरे 8 दिनों का निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 312। जबकि कह रहा है कि 7 दिनों का जो पूरे सप्ताह का जो क्षेत्रफल जो औसत तापमान है वो 7 63 7 21 से 27 है,
तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 39 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि पहले चार ए बी सी डी इनका जो औसत तापमान है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अंतिम जो चार तापमान है डी ई एफ जी दोस्तों, ठीक है, तो इनका जो औसत तापमान दे रखा है वो 41 डिग्री सेल्सियस है और जो बीच का एक औसत तापमान है वो कितना है 39 डिग्री। तो हम यहाँ पे डिफरेंस मेथड से निकालेंगे, कितना कम है -2, ये कितना ज्यादा है +2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी यही इसका आंसर आ जाता है। डायरेक्ट आप बिना पेन पेपर के सवाल को सॉल्व कर सकते थे। 39 डिग्री ही इस सवाल का क्या है आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाती है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो एक्सपेंडिचर है वही आपका क्या है प्रीस है। ठीक है दोस्तों, प्रीस कितना कम हो गया 20%, 20% कम मतलब 1/5, यानी प्रीस पहले 5 था, आज 1 कम होगा, कितना हो गया 4, तो खपत क्या हो जाएगी 4 से 5 यानी 1/4। ये क्या होती है ओरिजिनल जो एक्सपेंडिचर आपका वास्तविक खपत है ये, और ये क्या है कमी या वृद्धि दोस्तों। तो जब प्रीस में कमी आई है तो खपत क्या होगी बढ़ेगी, यानी पहले परिवार 4 किलोग्राम चीनी यानी 4 यूनिट अगर चीनी या 4 यूनिट गेहूं खपत करता था, आज एक ज्यादा करता है, तो एक का मान कितना ज्यादा करता है दोस्तों 5 किलो, तो 4 का मान कितना दोस्तों 20 किलो, यानी पहले परिवार 320 रुपए में 20 किलो गेहूं लाता था, तो मूल्य क्या जाएगा 16 रुपए प्रति केजी। ठीक है दोस्तों, ये हमने परसेंटेज की मैराथन क्लास में मेथड हमने डिस्कस किया है, तो जाके वो देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल पर दोस्तों। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ता है, कम हो जाता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या रहा होगा। ठीक है दोस्तों, 5% की दर से कम हो रहा है, 5% का मतलब कितना दोस्तों 1/20, तो पहले वर्ष 20 से 19 हुआ, फिर 20 से 19 हुआ, फिर 20 से 19 हुआ। आज का मान दे रखा है कितना 4,11,540, तो बटे में क्या कर देंगे 19 गुणा में 19 गुणा में 19, और पहले का पूछ रखा था 20 गुणा में 20 यानी 8,000 इसको गुणा कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो कट ही जाएगा पूरा इससे। ठीक है, तो कैलकुलेशन पर आधारित है, आप खुद कैलकुलेट करके इस सवाल का आंसर निकाल देंगे, कैलकुलेशन पे आधारित है भाई, गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। अगला सवाल है दोस्तों कि 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, क्रमशः 42 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोस्तों। एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितने सेकंड का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो दो ट्रेन है, एक दारी है एक दूसरे की तरफ, इधर से एक की तरफ से। इसकी जो स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर आवर है, इसकी जो स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है दोस्तों, जब दो ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनकी लंबाई भी जुड़ जाती है और उनकी स्पीड भी जुड़ जाती है दोस्तों। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों 137 प्लस में 163 मीटर, तो 300 मीटर दोस्तों, और इनकी जो स्पीड है वो भी ऐड होगी, तो 48 प्लस में 90 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5 मिनट 18 से गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों 25 मीटर पर सेकंड। तो दोनों को जो पार करने में समय लगेगा वो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 12 सेकंड का यहाँ पे टाइम लगेगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है भाई। अगला सवाल है कि एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्त अंकों की गणना में सार ने गलती से 86 की जगह 68 चला गया, यानी एक बच्चे को अंक देने थे 86, उसकी जगह चढ़े कितने 68, और 58 का औसत प्राप्त कर लिया, यानी 100 बच्चों का जो औसत है 100 बच्चों का जो औसत है वो 58 प्राप्त कर दिया, और गलती क्या की दोस्तों। तो अगर मैं कहना चाहूं कि 100 बच्चों की कुल अंक कितने हैं दोस्तों, तो आप करेंगे 5800। अब एक बच्चा ऐसे थे जिसके नंबर थे 68, सॉरी नंबर थे 86 और चढ़ा दिए 68, तो कितने और बढ़ाने पड़ेंगे भाई। मेरे नंबर 86 आए हैं, मेरी मार्कशीट में 68 चढ़ा रखे हैं, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा 86 माइनस 68, तो कितना 16 में 8 गई 8, 18 बढ़ाना पड़ेगा, तो 18 बढ़ाइए 58, 18 बटे 100, 58.18 इस सवाल का आंसर है। करना है कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों, 58.18 ही इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है भाई, औसत अंक में वृद्धि कर देंगे इतने की। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, कितने की वृद्धि करनी है 18,
तो 18 कितने बटेगा 100 में, तो 0.18 की वृद्धि हो जाएगी। तो 58 तो था ही पहले, 0.18 की वृद्धि और कर दो, तो डायरेक्ट आप कर सकते थे बिना पेन पेपर के, यहीं पे सॉल्व हो जाता है सवाल। ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है बहुत अच्छी, तो आप ये सवाल समझ पा रहे होंगे। अब नहीं कर रखी है तो दिक्कत होगी भाई, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट नहीं दिया सकते। कल की क्लास में बहुत सारे बच्चे से कह रहे थे जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, लो स्पीड लो, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगला सवाल है कि x संख्याओं का औसत y है तथा y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो जो औसत होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही तो होता है। जो आंकड़ों का योग प्लस आंकड़ों की संख्या दोस्तों, तो कैसे करेंगे, x गुणा में y प्लस में y गुणा में x दोस्तों, और x प्लस में y आएगा। ठीक है, तो xy 2xy बटे x प्लस y, तो यही सवाल का आंसर आएगा 2xy बटे x प्लस y दोस्तों। ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि एक बर्तन A में अम्ल और पानी 5:2 में है और B में 8:5 के अनुपात में है, तदनुसार दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में निकाला जाए कि उनमें अम्ल और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए दोस्तों। एक ये बर्तन है दोस्तों, इसमें जो एसिड और वाटर है इसका जो मिश्रण है वो 5:2 है। एक दूसरा बॉक्स है दोस्तों, इसमें जो एसिड है और वाटर है वो 8:5 का है, और कह रहे हैं कि इसको तीसरे में किस प्रकार से शामिल किया जाए कि इनका जो रेशियो है 9:4 हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो एक तो तरीका मैंने बताया कि दोनों को देखो, यार 5 और 2 7 यूनिट है, यहाँ पे 8 और 5 13 यूनिट है, तो यूनिट को बराबर करो, उसका डिफरेंस यहाँ पे जो हमने मिक्सर की क्लास दी है पेड कोर्स में वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो एक तो डायरेक्ट मेथड वो है, तो वो तो यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, एक चीज उठा लो A B और C, तो चाहे आप अम्ल को लेके चल सकते हो, आप चाहो तो वाटर को ले सकते हो। पहले बर्तन में अम्ल और पानी का जो अनुपात है 5:2, अम्ल कितना होगा 5/7 होगा, दूसरे में कितना हो जाएगा 8/13 होगा, और तीसरे में कह रहा है कि कितने में लाए 9/13 में। तो 5/7 माइनस 9/13, एक तो ये अनुपात आएगा, और दूसरा 9/13 माइनस 8/13, तो 1/13 आएगा दोस्तों। इधर करेंगे दोस्तों तो 91 भाई, 13 और 7 91 65, और यहाँ पे 13 7 इनोनिम 63। ठीक है दोस्तों, 2/91 आएगा यहाँ पे, और 1:13 13 7 91 आएगा, 2:7 आ जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है, आप परसेंटेज निकाल सकते हो, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 5 और 7 8 5 13, 13 को इधर गुणा कर दो, 7 को इधर गुणा कर दो। ठीक है भाई, और ये हमने पेड कोर्स में पढ़ा रखा है। और हमारा अगला जो बैच है 21 जून से स्टार्ट हो रहा है। जिनको भी दिक्कत है मैथ में आ सकता है, बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल आसान शब्दों में, हर ट्रिक के साथ, हर कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जिन बच्चों के एडमिशन लेना, ये लास्ट आपके साथ अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन स्पेशल सुपर कैरेक्टर बैच 21 जून से स्टार्ट है। 1100 रुपए की फीस है। जिस भाई या बहन को एडमिशन लेना है, दिए गए नंबर पे पेमेंट करेंगे फोन पे से, और स्क्रीनशॉट भेज देंगे। 21 जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला जो सवाल दे रखा है कि a/3 बराबर है b/2 के, तो सबसे पहले मैं a/b निकालूंगा, तो 2 अनुपात, देखो a/b, b इधर आएगा तो 1/2 बचेगा, यहाँ पे 1/2 3 उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो इसका जो रेशियो निकलेगा 3:2 आएगा। अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों, 2a प्लस में 3b बटे 3a माइनस 2b, तो रख दो, 2 गुणा में 3 प्लस में 3 गुणा में 2, 6 6 12 आ जाएगा दोस्तों, बटे 3 3 9 और 2 2 4 बटे 5, तो 12/5 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12/5 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% पे खरीदा। अगर उसने वही मूल्य, देखो पहले कितने में खरीद के लाया, 20% की छूट के साथ। टीवी का जो मार्क प्राइस था उस पर 20% की उसे छूट मिली। यदि उसने 25% की छूट पर खरीदा होता तो उसने 500 रुपए बचा लिए होते। तो उसने टीवी कितने में खरीदा, यानी पहले उसको छूट मिली कितने की, 20% की। कह रहे कि 25% की छूट मिलती तो 500 रुपए, भाई कोई चीज में पहले लाया 20% की छूट से, अब मैं कह रहा हूं कि यार 25% की छूट मुझे दे देता तो मेरे 500 रुपए बच जाते। यानी 20 से 25 केवल 5% के डिस्काउंट पर मेरे 500 रुपए बच रही है।
तो दोस्तों 5% का मान बराबर 500 के, तो 100% कितना गुना है 25, 20 गुना है, तो इधर भी 20 गुना। तो जो टीवी है उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है 10,000, और टीवी खरीदा है 20% की छूट पर, तो जो टीवी का जो सीपी आ जाएगा, रहीम ने जो टीवी खरीदा है 8,000 रुपए में खरीदा है। सिंपल सवाल है, ठीक है भाई। अगर आपको लगता है कि ये सवाल आसान है तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि टेलीविजन सेट के मूल्य पर 10% की छूट जाती है, पुनः छूट वाले मूल्य पर भी, यानी पहले 10% की छूट देगी, अब जो मूल्य बचा उस पर फिर 10% की छूट दे देगी। तो क्रमिक छूट एक अकेले कितने प्रतिशत के बराबर, यानी समतुल्य बट्टा निकालना है। तो 10 समतुल्य बट्टा हमने कल बताया था a + b - ap अपॉन 100 दोस्तों। तो 10 प्लस में 10 माइनस 10 दाई 100 बटे 100, तो 20 माइनस 1 बराबर कितना दोस्तों 19%। 19% समतुल्य बट्टा आ जाएगा, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा समतुल्य बट्टा 19%। अगला सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है। यदि दोनों वही कार्य 11 सही 1/9 दिन में करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इस सवाल को या तो बेसिक से कर सकते हो या ऑप्शन से कर सकते हो, और कोई तरीका यहाँ पे नहीं है इसका। तो अगर कह रहा है कि ए और बी, मान लेते हैं बी इस काम को x दिन में करता है तो ए करेगा x - 5 दिन में। एक दिन का काम x 1/x 1/x प्लस -5 बराबर 9/100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 11 से 1/9 का मतलब है 100/9, ठीक है दोस्तों। टोटल काम कितना आ जाएगा 9/100। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे x × x - 5, यानी x - 5 और प्लस में x बराबर 9/100। तो ये कितना हो जाएगा x² - 5x। कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 9x की 2 - 45x। इसी प्रकार ये 2x हो जाएगा 2x - 5, तो 10 गुणा में 2 100 था ना, 200x - 1000, ठीक है दोस्तों, सॉरी 500। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 200x इधर आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 9x की 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 245x और प्लस का 500 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो इन दोनों को अलग कर सकते हो, इनको दोनों को अलग ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि सवाल भी सॉल्व हो जाएगा यहीं पे। 9x की 2 - 45x - 200x - 500, तो ये 500 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 0। अब 9 यहां पे कॉमन आ जाएगा, 9x कॉमन आया, x - 5, यहां पे क्या आ जाएगा 20 कॉमन आ जाएगा, x - 25, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व करेंगे 9x - 20, तो 9x - 20 को जब आप सोल्व करेंगे तो x का जो मान आएगा 20/9 आएगा, ठीक है दोस्तों, और एक क्या आएगा x - 20, सॉरी x - 25, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 25, तो आंसर क्या आएगा 25। यानी बी उस काम को 25 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, बस सिंपल सवाल, ठीक है दोस्तों। या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिए या फिर आप इसको बेसिक से लेके जाइए, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल, एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी वक्रीय सतह का जो क्षेत्रफल है कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है, तो उस बेलन की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये कोई बेलन है मान लीजिए, ठीक है दोस्तों, साफ तो बड़ा नहीं, आप बस इस चीज को कंसेप्ट को देख लो, ठीक है, कंसेप्ट को जान लें, जिनको डिटेल में पढ़ता है बैच में। तो दोस्तों एक तो ये सर्कल होता है, ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। एक ये सर्कल है दोस्तों, ये सर्कल ही है यहां भी, ठीक है, ड्राइंग पे ना जाएं कंसेप्ट पे जाएं, तो ये भी क्या होगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर होगा। और ये क्या होती है दोस्तों, ये जो बीच वाली जगह होती है ये कहलाती है वक्र पृष्ठ, ठीक है दोस्तों, वक्र पृष्ठ। अगर आप इसको खोल लेंगे दोस्तों तो केवल ये 2 पाई आर है, नहीं पाई आर है, ये पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर है। अच्छा एक बात बताइए, वर्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर होती है, वर्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर होती है। अगर मुझे इस पूरे क्षेत्र की अगर मुझे परिधि निकालनी है, इसकी कुल परिमाप निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हाइट और ऐड करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है दोस्तों।
तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर होता है, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर। तो जो टोटल सतह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। भाई 2 पाई आर एच तो ये जुड़ेगा, ठीक है, और एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो ये भी जुड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इसी चीज को हम लिखते हैं 2 पाई आर प्लस में आर प्लस में, इस प्रकार से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बात एक ही है दोस्तों। तो कह रहा है कि ये जो क्षेत्रफल है ना, ये टोटल क्षेत्रफल का, ये जो क्षेत्रफल है ये टोटल क्षेत्रफल का 1/3 है। तो 2 पाई आर एच यानी 462, टोटल तो दे रखा है 462, इसका 1/3 निकालिए तो 3 नीचे आएगा दोस्तों, आएगा 154 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये आपको निकालना है, ये आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462। तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा 462 माइनस 154 आएगा, तो 12 में 4 गई 8, 0, 308। अब यहां से क्या निकालेंगे दोस्तों, आर स्क्वायर निकालेंगे, तो 308 बटे में 2 पाई, तो 2 गुणा में 22 गुणा में 7 ऊपर आ जाएगा दोस्तों। 22 से कैलकुलेट करें दोस्तों, यहाँ पे 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 8 88, 2 दूनी 4, 4 7 28। तो आर स्क्वायर अगर 7 गुणा में 7 है तो आर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ना है तो कोर्स में ये, बाकी मैंने बता ही दिया कि इसका जो क्षेत्रफल है ये 2 पाई आर होता है, ये पाई आर स्क्वायर। तो टोटल जो क्षेत्रफल होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या कह रहा है कि जो वक्रीय सतह का क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है पूरे के क्षेत्रफल का 1/3 है। तो पूरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 462, थोड़ा सा बच्चे सोल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा समझाऊंगा। बटे में क्या जाएगा 3 तो 154, ये जो क्षेत्रफल इतने हिस्से का, ये जो क्षेत्रफल है ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो ये और ये कितना बच गया, 308 बच गया, रख दो बराबर, आंसर आ जाएगा। त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। डिटेल में पढ़ना है भाई तो कोर्स में आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी जुड़ते हैं, किसी को स्पीड पढ़ना है, किसी को धीरे पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। बी और सी मिलकर कर सकते हैं 10 दिन में। सी प्लस में कर सकते हैं कितने दिन में दोस्तों, 12 दिन में। तो सबसे पहले टोटल काम कितना, 60 दिन का। क्षमता निकाल दो यहाँ पे, 30, 6, 5। तो तीनों की देखो 2a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे आएगा दोस्तों 14। तो a प्लस में b प्लस में c बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन का लगेगा, 60/7 का। 7 तो 8 54, 8 सही 4/7 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब अगला सवाल है पाई चार्ट का, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि एक कंपनी का कई वर्षों का आय और व्यय का विवरण दे रखा है लाख रुपए में, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो व्यय है ये है खड़ी लाइनों में ऐसे इस ग्राफ से, और जो आय है वो है पड़ी लाइनों में ऐसे। इस चीज को ध्यान रखेंगे, आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो दिख रहा भाई पाई चार्ट ऐसे कर सकते हैं। अब कह रहा है कि उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्षों की जो औसत आय है वो कितनी है। तो देखिए दोस्तों 1982 में जो आय हुई है वो है 30, 83 में है 50, 84 में है आपकी 40, ठीक है। 1982 में है 30, 83 में है 50, 84 में है 40, 85 में है 60 और 86 में भी 60 है। अब इनका औसत कैसे निकालूं दोस्तों, तो बीच वाला नंबर हमने औसत मान लिया कितना का है, माइनस 10 प्लस में 20 प्लस में 20, तो ये तो कैंसिल होगा, 20 20 40, 40 बचेगा 5 में 8, तो 8 औसत जो आ गया 48 आ गया। अब ये कैसे किया है, ये औसत पढ़ाएंगे तो आपको पता लगेगा, नहीं तो पेड कोर्स में ही डायरेक्ट करना, आपको जोड़ घटा करने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई औसत आय कितनी आएगी, सभी वर्षों की 48। अब कह रहे हैं कि कितने वर्षों की आय औसत आय से ज्यादा है। तो 48 से ज्यादा कौन कौन है दोस्तों, आपको पता है
आपका 1983 में 50 की आई हुई तो 1983, इसके अलावा 85 और 86। तो पहले सवाल का जो आंसर आएगा, पहला जो सवाल उसका आएगा 3 वर्षों की जो आय है औसत आय से ज्यादा है। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला जो सवाल पूछ रखा है दोस्तों कि कह रहा है कि सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय तथा औसत लाभ का अनुपात कितना होगा। तो औसत आय तो हमने पहले निकाल ली भाई, औसत जो आय है वो तो 48 है, लाभ का रेशो और ले आइए तो औसत लाभ कितना होगा दोस्तों। तो पहले वर्ष देखिए 30 का खर्च था, ठीक है, 30 की आय, 20 का खर्च, तो बचत कितने की 10 की। पहले वर्ष जो बचत थी 10 की, दूसरे वर्ष दोस्तों 50 की आय, 30 का व्यय, ठीक है दोस्तों, तो 20 की बचत है। तीसरे वर्ष फिर से 10 की बचत है, 40 का बेचा, 30 का खर्च कर दिया। चौथे वर्ष कितने का भाई 60 का बेचा और 40 20 का है, तो ये तो सारे कैंसिल ही हो गए। 86 में देखिए कितना है, तो 86 में है 60 में बेचा और 35 में खरीदा, यानी 60 की आय है, 35 का खर्चा है, तो कितने का भाई 25 का, ठीक है। अब यहां से आप निकालेंगे तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा, जो अनुपात निकल के आएगा, तो 10 अगर मैं रेशियो मान लेता हूं तो 0 प्लस में 10, 0 प्लस में 10 प्लस में 15, तो 15 10 25 और 10 35, 35 बटेगा कितने में 5 में, तो 5 7 35, यानी 7 का इंक्रीज हो जाएगा, तो लाभ का जो रेशियो निकल के आएगा 7 17 निकल के जाएगा, तो 48:17 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। औसत आपको निकालना आना चाहिए चुटकियों में। 1982 की तुलना में वर्ष 1986 के लाभ में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई। तो 1982 का लाभ देखें दोस्तों, तो लाभ हुआ है 10 का, और 1986 में जो लाभ हुआ है वो हुआ है 25 का, तो 25 और 10 से कितना ज्यादा है दोस्तों 15, कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितना 150%, तो 150% ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। कितना ज्यादा है 150%, ठीक है भाई। 1982 से लेकर 1986 तक कुल आय, कुल वैसे कितना ज्यादा है, तो कुल आय तो हमने निकाल लिया था दोस्तों। कुल आय कितनी है दोस्तों, पहले वर्ष में है 30 50 40, ठीक है दोस्तों, 60 प्लस में 60, ये आएगा 240, ये है टोटल आय। टोटल व्यय की बात करें दोस्तों, तो व्यय पहले वर्ष में हुआ है 20 प्लस में 30 प्लस में 30 प्लस में 40 प्लस में 35, ठीक है दोस्तों, तो 40 30 70 30 120 155, घटाएंगे तो दोस्तों आएगा ये आपका 85 लाख, ठीक है दोस्तों, 85 लाख, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, पाई चार्ट का जो आखिरी क्वेश्चन 1983 तथा 84 में लाभ का अंतर लाख रुपए में कितना है। 1983 तथा 1984 में लाभ का जो अंतर है, 1983 में कितना लाभ हुआ, 1984 में कितना लाभ का अंतर हुआ, दोनों का अंतर बताइए, ठीक है दोस्तों। 1983 में जो लाभ हुआ है दोस्तों 40 का खर्चा, 40 की आय, 30 का खर्चा, तो 10 का लाभ हुआ। और दूसरा पूछ रखा 1984, तो 84 में 40 की आय, 30 का खर्चा, तो 10 का लाभ, तो दोनों का अंतर कितना दोस्तों 0 का, यानी ना लाभ यहाँ ना हानि। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा, कोई लाभ नहीं, कोई अंतर ही नहीं निकला, अंतर 0 हो गया, ठीक है भाई। तो मैं आशा करता हूं ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, लेकिन आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, ठीक है भाई। अगला सवाल लिया है कि दिए गए चित्र में AB पैरेलल है CD के, तो x का मान बताइए। दो रेखाएं हैं AB और पैरेलल है किसके भाई CD की, ये रेखाएं है A और B, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है A और B, और यहाँ पे है C और D, ठीक है दोस्तों। AB जो है वो पैरेलल है किसके दोस्तों CD के, और आपको दे के रखा है दोस्तों यहाँ पे एक रेखा कैसे रखी है, तिर्यक रेखा, या आप कैसी रेखा मान लो, यहाँ पे दे रखा है 45 डिग्री, ये कोण दे रखा है 30 डिग्री दोस्तों, और आपसे पूछा है ये यहाँ पे कोण दे रखा है x, इसका मान आपसे पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो जब पैरेलल रेखाएं होती है तो आपको एक कोण पता होना चाहिए, एकांतर कोण है, शेष अभिमुख कोण है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम इस सवाल को डायरेक्ट सोल्व करेंगे, बस मेरा काम आपको सॉल्यूशन देना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, एक पैरेलल रेखा खींचेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एकांतर कोण है किसके बराबर होंगे, इस कोण के बराबर होंगे पूरे के, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो मान है, ये जो कोण BOC, इसको मैं O मान लेता हूं,
कोण जो बी और सी है ये बराबर होगा कोण 45 प्लस में कोण 30 के। तो कितना होगा दोस्तों, कोण 75 हो जाएगा। तो ये अगर एंगल 75 है, इस पूरे का मान 360 होता है, तो ये जो कोण ए एक्स सी बच गया ना, ये वाला जो एक्स हमसे पूछा था, ये बच जाएगा 360 माइनस 75। ठीक है, तो 360 माइनस 75 कितना बनेगा दोस्तों, 285। तो 285 डिग्री इस सवाल का आंसर आ जाता है। ठीक है, बीच में पैरेलल लाइन गिराएंगे, इन दोनों का कोण है इसके बराबर होगा 45 प्लस में 30 75 होगा। तो अगर ये कोण 75 है, पूरे का सर्कल, भाई सर्कल बढ़ गया ना। एक बात बताइए, एक पैरेलल रेखा ऐसे है और इस पर अगर मैं ऐसे काट देता हूं यहाँ पे एक रेखा से, तो ये कोण बराबर होंगे, या कोण और ये कोण बराबर होंगे। या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कोणों का ये जो कोण है, आसन कोण है, इनका योग ऊपर वालों का, इनका योग कितना होगा 180 का। तो इनका भी योग कितना होगा 180 का। तो पूरे का योग कितना होगा 360 होगा। पूरे का योग कितना होगा 360 होगा। अब देखिए दोबारा, अगर मेरे पास ये जो कोण है, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। अगर ये कोण का मान मेरे पास 75 डिग्री है, तो ये कितना बच जाएगा दोस्तों, 360 माइनस 75 यानी 285 डिग्री। बात आ गई समझ में। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि यदि ए दे के रखा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे, a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में b प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस, ये प्लस है दोस्तों बीच में, ठीक है, यहां पे मिसप्रिंट है, प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर 0 है। ये सभी किसके बराबर दे रखे हैं दोस्तों, 0। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो a माइनस 1 बराबर 0, b प्लस में 2 बराबर 0, ठीक है, और c प्लस में 1 बराबर 0। तो अगर इस चीज जो बराबर ही है, तो a का मान कितना जाएगा दोस्तों, प्लस का 1, b का मान माइनस का 2, c का मान माइनस का 1 रख दीजिए। पूछा है 2a प्लस में, पूछा क्या है 2a माइनस 3b प्लस में 7c। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस में 7 माइनस में 1, ठीक है। तो 2 एकम 2 प्लस में 6 माइनस का 7, 6 2 8 माइनस 7 बराबर कितना जाएगा, एक इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, एक इस सवाल का आंसर आ जाएगा। भाई सिंपल सवाल था, डायरेक्ट आपको करना था। अगला सवाल लेते हैं और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दे रखा है कि x बराबर दे रखा है b प्लस में c माइनस 2a, y बराबर दे रखा है दोस्तों c प्लस में a माइनस 2b, z बराबर दे रखा है दोस्तों a प्लस में b माइनस 2c। और आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ये अलजेब्रा की फ्रैक्शन आपको दे रखी, इक्वेशन आपको दे रखी, और ये कहां से बनी है दोस्तों, x प्लस में y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। मान लीजिए आपको कहा जाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर a प्लस b और a माइनस b। ठीक है दोस्तों, तो ठीक ऐसे ही मैं यहां पे एक और जोड़ देता हूं, a प्लस में b, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। इसका अगर आपसे मैं ओपन करूं इसको, तो क्या बनेगा दोस्तों, a प्लस में b प्लस में c और a प्लस में b माइनस c। ठीक है दोस्तों, तो सेम चीज हमने यहां पे लिखी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो इसको जब आप ओपन करेंगे, तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा x प्लस में y प्लस में z, एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार x प्लस में y माइनस z। दोस्तों रख दो वैल्यू एक में, तो एक में देखो, एक में वैल्यू रखते हैं सबसे पहले, तो b प्लस में c माइनस 2a, एक का x का मान तो ये दे रखा है, y का मान क्या दे रखा है, ये भी प्लस में आएगा, तो प्लस में कोई सिंबल तो चेंज होता नहीं है, प्लस में c माइनस 2b। आगे a प्लस में b माइनस 2c, ये दे रखा है दोस्तों, और एक ब्रैकेट हम दूसरा वैसे वैसे रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x प्लस y माइनस z। ठीक है, अब देखिए एक b दो b, दो प्लस के b हैं और एक माइनस का 2b है, तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये। इसी प्रकार एक एक दो a और ये माइनस का 2a, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा a से। इसी प्रकार c भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस बॉक्स में क्या बचा हमारे पास 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0। सवाल का आंसर कितना, 0। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है, कम समझ में आता है, तो पेड कोर्स में आइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें तो हम वहीं डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता दिया, पर आपको आता है तो आपको समझ में आ रहा होगा, आता ही नहीं है तो फिर कहां से आएगा बताओ। कंसेप्ट थोड़ी चलेगा, लंबी क्लास हो जाएगी, फिर मॉक टेस्ट सॉल्यूशन है यहाँ पे। और आप आज का जो आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि त्रिभुज ओ बिंदु वाली त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है और कोण ए बराबर है 30 डिग्री, तो कोण बीएससी का मान बताइए। एक त्रिभुज है दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि कोण ए जो है 30 डिग्री, ये जो कोण दे रखा है, ये अगर ए, ये बी और ये सी, तो अगर ये जो आपका 30 डिग्री दे रखा है, यहां पे एक अंत्य बिंदु है ओ दोस्तों, और आपसे पूछा है कोण ए कितना होगा, यानी कोण बीओसी, कोण बीओसी ये एंगल आपसे पूछा है ये कितना होगा। तो कोण बीओसी पता है कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री प्लस में 1/2 कोण, ये जो दे रखा है कोण आपका ए दोस्तों, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस में कोण 1/2 गुणा में 30 डिग्री, तो 90 प्लस में 15 बराबर कितना आएगा दोस्तों, 105 डिग्री। तो 105 डिग्री सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 90 प्लस में 1/2 कोण ए दोस्तों, तो 90 प्लस में 15 बराबर 105 डिग्री, ठीक है। तो ये जो कोण आएगा 105 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी प्रकार डेली 9 बजे मॉक टेस्ट हम सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैथ का 9 बजे, रीजनिंग 10:30 बजे डेली मॉक टेस्ट की क्लास चलेगी। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, केवल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो 25 में से 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन आप डेफिनेटली करके आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, बशर्ते डेली मॉक टेस्ट में आना है, ठीक है दोस्तों। आप खुद से कुछ मत पढ़िए, पढ़ना तो है लेकिन आप नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो केवल मॉक टेस्ट को आइए, ज्वाइन कीजिए, क्लास को पूरा देखिए, 25 में से 20 नंबरों की गारंटी मैं देता हूं मैथ में, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।